हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्वेता और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर कोई पर्सन कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहता है, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, उनके डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट क्या रहेगी। मुझे काफ़ी टाइम से मेल्स आ रही थी कि मैम हमें डॉक्यूमेंट्स बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए ज़रूरी होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की नोटराइज्ड कॉपी लगेगी, स्कैन कॉपी चाहिए और विदाउट नोटराइज कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये वीडियो आज काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन फ्यूचर कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो अब मैं वीडियो में स्टूडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगी। तो सबसे पहले कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको अपना एक रिज्यूमे या आपके पास अपना एक सीवी होना चाहिए। लेटेस्ट सीवी, अपडेटेड सीवी आपके पास होना चाहिए जिसमें पूरा मेंशन होता है कि आपकी स्टडी क्या रही हैं, ठीक है, आपकी स्टडीज़ जो भी रही हैं, आपका अगर आपने वर्क किया है कहीं पे किसी फॉर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें आप हर एक पॉइंट मेंशन कीजिए कब से कब तक आपने काम किया है। देन उसके बाद आपका पासपोर्ट, स्टूडेंट का पासपोर्ट जिसके फर्स्ट और लास्ट पेज का नोटराइज्ड करवाना है, फिर उसकी कलर्ड स्कैन कॉपी लगेगी। आइल्स, पीटी, टोफल वैलिड स्कोर होना चाहिए क्योंकि ये 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो आपका ये टीआरएफ कार्ड, मतलब कि हार्ड कॉपी है या आपके पास जो भी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, उसको नोटराइज करवाइए, फिर उसको कलर स्कैन कॉपी इसकी लगेगी। स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स लगेंगे, उसकी 10th की मार्कशीट, उसकी 12th की मार्कशीट, अगर उसने 12th ही किया हुआ है तो यहीं तक। अगर उसका गैप है 2-3 साल का, उसने कुछ भी नहीं किया है, ग्रेजुएशन नहीं की है, तो वो गैप कवर जो भी जस्टिफाई करना चाहता है रीज़न, उसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो एजेंट आपको सजेस्ट कर देंगे। अदरवाइज़ अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन की डिग्री, जिसमें आपके सभी डीएमसीज आएंगे, आपके मतलब सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट होंगी, प्लस जो भी डिग्री होगी, अगर मास्टर डिग्री की है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है, सेम उसमें भी ऐसा लगेगा, नोटराइज्ड प्लस कलर्ड स्कैन कॉपी। आपने अगर काम किया है कहीं पे, आपकी मास्टर्स के बाद या अपनी ग्रेजुएशन के बाद अगर कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो भी नोटराइज्ड प्लस कलर्ड स्कैन कॉपी, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद ये आती है ऑफर लेटर की बात, बट उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है उसका ऑफर लेटर होना चाहिए आपके पास, अपॉइंटमेंट लेटर, कोई भी इंक्रीमेंट हुआ है आपका कंपनी में, प्रमोशन मिली है आपको, उसका लेटर और एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इन सब का नोटराइज्ड कलर्ड स्कैन कॉपी लगेगी। ये वाले सबसे पहले हमें यहाँ तक जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए होते हैं जब आपने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है। ये वाले डॉक्यूमेंट्स हम लोग अप्लाई करते हैं तब आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, कोई भी प्रोविंस में आप जब ऑफर लेटर अप्लाई करते हो कि आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो, जो भी आपका बैकग्राउंड है स्टडीज़ का, उसके रिलेटेड आप रेलिवेंट जो भी स्टडीज़ ले रहे हो, देन आपका ऑफर लेटर अप्लाई होता है कॉलेज में। ऑफर लेटर आने में कई बार 2 वीक्स भी लग जाते हैं, कई बार 1 मंथ से 2 मंथ्स का टाइम भी लग जाता है, और किसी प्रोविंस में ऐसा भी होता है, किसी सिटीज़ में आपको 2 दिन में ही कॉलेज का ऑफर लेटर आ जाता है। तो जब आपका ऑफर लेटर आपके पास आ जाता है तब उस टाइम पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, ऑफर लेटर जब भी आप रिसीव करोगे कॉलेज की तरफ से, उस ऑफर लेटर में आपने ध्यान रखना है, आपकी देखो स्टूडेंट आईडी मेंशन होती है, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको एडमिशन मिला उसका नाम होता है, कैंपस का एड्रेस उसमें मेंशन होता है, कोर्स नेम मतलब कि कौन सा कोर्स आपने लिया है उसका नाम क्या है, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, 1 साल का कोर्स है वो या 2 साल का कोर्स है या 18 महीने का कोर्स है। लेवल, लेवल मतलब होता है कि आपका जो कोर्स है वो किस टाइप का कोर्स है, वो मास्टर डिग्री है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, वो सर्टिफिकेट है या बैचलर्स डिग्री है। इनटेक कौन सा रहेगा, कनाडा में मोस्टली जनवरी इनटेक, मई इनटेक और सितंबर इनटेक होता है। कभी हो जाता है किसी प्रोविंस में, किसी कॉलेज में होता है कि आपको अप्रैल इनटेक भी मिल जाता है, जुलाई। मोस्टली जो होते हैं वो जैन, मई और आपका सितंबर इनटेक, वो उसमें मेंशन होगा। स्टार्ट प्रोग्राम की स्टार्ट डेट क्या रहेगी, एंड डेट क्या रहेगी, ओरिएंटेशन होता है मेंशन, ठीक है, वो भी आपका नोटराइज्ड और कलर स्कैन होना चाहिए। देन हमें आता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, LOA, ठीक है, वो DLI अप्रूव्ड। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन अप्लाई करते हो तो आपका वो DLI अप्रूव्ड होना चाहिए। DLI अप्रूव्ड इसलिए होना चाहिए ताकि आपको स्टडीज़ के बाद वर्क परमिट प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद जब आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाती है, आपने अपनी कॉलेज की फ़ीस
सबमिट करवानी होती है, डिपॉजिट करवानी होती है, तो आपके पास कॉलेज की जो भी फ़ीस है उसका प्रूफ होना चाहिए, उसकी रिसीट आपके पास होनी चाहिए। देन उसके बाद है हमारा स्टेप जीआईसी सर्टिफिकेट, जो आपका प्रूफ ऑफ फंड है। मतलब आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो 1 साल के लिए आपके पास प्रूफ ऑफ फंड है, आपके पास इनफ फंड है कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो अपने खर्चे पे। इसको गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं, या आईसीआईसी बैंक में या फिर स्कोशिया बैंक में आप इसको ओपन करवा सकते हो। आईसीआईसी बैंक आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, या किसी भी जो नियर बाय आपके ब्रांच है उसमें विजिट करो और अपना अकाउंट ओपन करा लो। अगर स्कोशिया बैंक में आपने ओपन करवाना है वो सिर्फ ऑनलाइन ही प्रोसेस रहेगा। अगर आपको जानना है कि आपने स्कोशिया बैंक में आप घर बैठे खुद से कैसे ओपन कर सकते हो अकाउंट, तो मुझे मैसेज करो, मुझे मेल करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेल आईडी हमेशा मेंशन करती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि स्कोशिया बैंक में आप खुद से ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो, अपना अकाउंट ओपन कैसे करा सकते हो। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाँ, जीआईसी में मैं आपको अमाउंट बता देती हूँ कि इतनी जो अमाउंट है 10,200 जो ये है डॉलर्स, ये आपका 1 ईयर की लिविंग एक्सपेंसेस कवर करते हैं, तो इतनी हमें अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करवानी पड़ती है। देन आपका नेक्स्ट है मेडिकल एग्ज़ाम। ठीक है, जब आप मेडिकल करवाते हो उसकी स्कैन कॉपी ज़रूर लगती है। आपकी बायोमेट्रिक लेटर, जब आप एम्बेसी में फ़ाइल अपनी सबमिट कराते हो उसके 2 दिन बाद आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाता है कि आप अब बायोमेट्रिक अपनी बुक करवा लो। ठीक है, वो वाला बायोमेट्रिक आपको लेटर एक चाहिए होता है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है, उसकी लेंथ ये मेंशन की हुई है मैंने 35x45 mm होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, राइट। डिजिटल जो भी आप करवा सकते हो अगर ऑनलाइन आप प्रोसेस स्टार्ट करवा रहे हो। इनकम में अब क्या क्या चाहिए होता है आपको? इनकम में आपको चाहिए होता है कि आपकी लास्ट 3 साल की ITRs, इनकम टैक्स रिटर्न, प्लस आपने काम किया है तो आप फॉर्म 16 भी सबमिट करवा सकते हो। ITR आपके कंपटीशन शीट के साथ ही लगेगी। अगर स्टूडेंट ने कहीं पे काम किया है तो उनका ITR लग सकती है, प्लस स्पॉन्सर जो कर रहा है आपको पर्सन, उसकी तो लगेंगी ही ITR, चाहे उनका कोई बिजनेस है, जॉब है, एग्रीकल्चर है या डेयरी है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी ITRs लगेंगी। लीज पे अगर कोई प्रॉपर्टी दी हुई है तो उसका अगर है ये तभी लगेंगे लीज पे, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये चीज़। नोटराइज पेंशन पेमेंट, अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है, आपके फादर हैं, आपके अंकल हैं, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी कोई पेंशन आ रही है, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में उनका ये पेंशन पेमेंट का नोटराइज्ड प्रूफ लगेगा। देन नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। मतलब प्रूफ ऑफ फंड्स में आप कैसे अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर रहे हो। सबसे पहले आता है आपका लोन सैंक्शन लेटर। ये देखिए आजकल सबको ही ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट को, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट फॉरेन स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं उनके केस में उन्होंने लोन कुछ ना कुछ किसी तरीके से, एजुकेशन लोन तो वो लेते ही हैं ज़रूर, तो उस केस में आपका एजुकेशन लोन भी हो सकता है, आपके फादर प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं या पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। तो आपके पास कोई भी लोन है उसका लोन सैंक्शन लेटर आपका लगेगा। ठीक है, गोल्ड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लग सकता है। आपने जो भी आपका, जैसे फैमिली कोई सुनियार है, ज्वेलर है, आप उसके पास जाओ, जो भी आपके पास गोल्ड की वैल्यू है आप उसको लेटर हेड पे आपने मेंशन करवाना है, उनके सिग्नेचर होंगे और स्टैंप लगेगी, राइट। बैंक स्टेटमेंट लगेगी, जो भी पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। बैंक में कितना बैलेंस है, बैलेंस सर्टिफिकेट लगेगा। FDs हैं अगर कितनी, सैलरी स्लिप्स लगेंगी। वैसे 3 मंथ्स की मैंडेटरी होती हैं, बट फिर भी 3 to 6 मंथ्स की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे 3 मंथ्स ओके होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है, इफ़ रिक्वायर्ड देन यू कैन शो CA रिपोर्ट। अगर आपको लगता है, अगर आप स्टडी वीज़ा लगा रहे हो और आपको लगता है जो प्रूफ ऑफ फंड है वो आपके कम है, इन केस ज़रूरत पड़ती है तो आप CA रिपोर्ट तैयार करवा सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पास कार हो, आपके पास एक्टिवा है या आपके पास बाइक है, उसकी RC की कॉपीज़, कोई आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है आप उसको लगाइए, प्रॉपर्टी के डॉक्स लगाइए, कोई आपके पास जहाँ पे आप रह रहे हो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, प्लॉट है आपके नाम, या आपके फादर के पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, राइट। कोई PF स्टेटमेंट है उसका प्रूफ आप लगा सकते हो। काफ़ी टाइम किसी ने काम किया होता है, 5-6 साल 2 साल, तो एक PF इकट्ठा हो जाता है, तो उसका भी आप इनकम दिखा सकते हो। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं इससे एक CA रिपोर्ट तैयार होती है, तो उसमें आप शो कर रहे हो कि आपके पास
इतना मतलब प्रूफ ऑफ फंड है आपके पास कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस आप सब कुछ कवर कर रहे हो। मतलब यहाँ से एक रीज़न भी पता चल जाता है कि आपकी जब कंप्लीट हो जाएंगी वहाँ पे स्टडीज़, तो हमारे पास एक रीज़न है आने का कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी कुछ है इंडिया में भी। अब बात करती हूँ मैं कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें लगती हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ जो ये भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले स्पॉन्सर एफिडेविट। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट है, जो मेन एप्लीकेंट है, उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, उसका फादर, उसके रिलेटिव, या वो मैरिड है तो उनके हस्बैंड, या जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, उनका एक एफिडेविट लगता है। आपको तहसील जाना है, वहाँ पे 50 या 100 रुपये में आपको स्टाम्प पेपर मिल जाता है। आपको एफिडेविट में यही लिखवाना होता है, जो फॉर एग्जांपल मान लो आपके फादर अपने बेटे को स्पॉन्सर करना चाहता है कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरा आधार कार्ड ये है, आधार नंबर, और मेरा रेजिडेंस जो है वो यहाँ पे है, मैं अपने बेटे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ ड्यूरिंग हिज स्टडीज़ इन कनाडा। कनाडा में उसकी स्टडीज़ कौन से कॉलेज में है, कौन सी प्रोविंस में है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है और कोर्स का नाम क्या है, और उसके बाद कि मैं इसके जितने भी जो भी इसकी स्टे रहेगी वहाँ पे कनाडा में, वो लिविंग एक्सपेंसेस मैं इसके कवर कर रहा हूँ, मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। कनाडा के जो भी रूल्स रेगुलेशन है स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, उससे मैं बिल्कुल अवेयर हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे मेंशन होते हैं एफिडेविट में। फिर उनके सिग्नेचर होंगे फादर के, ठीक है, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है। उसके बाद डेट की स्टैंप लगती है, जो भी आप जिस डेट पे ये एफिडेविट तैयार करवा रहे हो, फिर आपने इसको नोटराइज्ड करवाना है, देन ये कलर्ड स्कैन लगेगा। अगर कोई नाम चेंज एफिडेविट, मतलब आपने कोई नेम, आपका कुछ पहले स्पेलिंग मिस्टेक था, या आपने कुछ भी बदल के कोई सरनेम आपने आफ्टर मैरिज चेंज करवाया है, किसी भी तरह का कोई भी नेम चेंज हुआ है, आपने वो इम्पोर्टेंट है, उसका भी एफिडेविट तैयार करवाना है, ठीक है, कि पहले आपका ये नाम था, उसके बाद आपका ये नाम हुआ है। तो सेम मतलब कि उसमें भी नोटराइज प्लस कलर स्कैन कॉपी लगेगी। एड्रेस चेंज, अगर आप पहले कहीं और रहते थे, ठीक है, उस पर आधार कार्ड पे या पासपोर्ट पे कुछ और एड्रेस है, तो अभी आपने वो चेंज नहीं करवाए हैं, फिर आप उस केस में अपना एड्रेस चेंज का एफिडेविट ज़रूर लगवाएं। पैन कार्ड लगेगा, स्टूडेंट का भी लगेगा, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका भी पैन कार्ड लगेगा, उसकी नोटराइज प्लस कलर स्कैन कॉपी। मैरिज हुई है अगर आपकी, तो मैरिज सर्टिफिकेट, नोटराइज प्लस कलर स्कैन। डाइवोर्स अगर हुआ है, इफ़ एप्लीकेबल ओनली, उस केस में भी सर्टिफिकेट लगेगा। एसओपी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि स्टूडेंट जो है वो किस पर्पस के लिए जा रहा है, क्यों उसने वहाँ पे वो स्टडी चूज़ करी है, उसका कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन सी है। आप अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट करने के बाद वापस आओगे, हमने उसको कैसे कन्विंस करना है, वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना है बेसिकली आपने, तो वो आपकी एसओपी है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी तक आपने इंडिया में किया क्या है, क्यों आप जाना चाहते हो, आपका ड्रीम, आपका एम क्या है, आपने ये सिलेक्ट क्यों की कंट्री, ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, इंडिया आके आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। एक आता है ये जो फॉर्म मैंने मेंशन किया है IAM 1294E, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको ये ईजी होता है ये फॉर्म फिल करना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है। वैसे आपके एजेंट फिल कर देते हैं इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करके। फैमिली इन्फॉर्मेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपसे फिल करवाते हैं, आपने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है। कुछ भी आपके घर में जितने मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, सिबलिंग्स हैं, वर्किंग है, मैरिड है, कोई भी, तो आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है। देन एक फिर उसके बाद स्टडी परमिट क्वेश्चनियर होता है, वो भी एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी स्टडीज़ क्या रही हैं, कब से कब तक रही हैं, अगर उसने वर्क एक्सपीरियंस है उसके पास तो कब से कब तक है, आपका पेरेंट्स या आपको अदर कोई इंडिविजुअल है जो मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन लगेंगी। उनकी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लगेगा, उनका नाम, उनकी कंपनी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसका एड्रेस, उनका ऑफिशियली कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल मेल ID, अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनका डेजिग्नेशन क्या है, नेट इनकम कितनी है, सैलरी इनकम कितनी है, कोई प्लस इंसेंटिव अगर आ रहे हैं उनको। ID प्रूफ तभी लगेगा अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। देन आता है अदर्स। अदर्स में क्या आती हैं, जैसे आपकी एम्बेसी फ़ीस, बायोमेट्रिक फ़ीस, जब आप एम्बेसी फाइल सबमिट कराते हो टोटल आपकी फ़ीस वहीं पे डिडक्ट हो जाती है, बायोमेट्रिक की भी। VFS फ़ीस, VFS फ़ीस में जहाँ मैंने 1700 to 3000 लिखा है, इसका मतलब है मान लो आपने बायोमेट्रिक करवा ली, उसके बाद जब भी आपको रिज़ल्ट आता है कनाडा का,
अप्रूव हो गया अगर आपका पीपीआर रिक्वेस्ट आती है आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट। जब आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है या तो आप उसको बायोमेट्रिक के टाइम पे वीएफएस सेंटर में ही आप क्या कर सकते हो, उनको चार्जेस दे सकते हो। वो आपको पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारी तरफ से ये सर्विसेज लेना चाहते हो तो आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका पासपोर्ट वो आगे भेजा जाता है और स्टैंपिंग के बाद आपके घर पे आ जाता है। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो ये मैंडेटरी नहीं होता, जो आप अपने एंड से करोगे, आप अपने आप से स्पीड पोस्ट करवा दोगे अपना पासपोर्ट, तब 1600-1700 या 1800 ही चार्जेस लगते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री, अगर किसी भी कंट्री में आपने कभी ट्रैवल किया है तो कंट्री का नाम क्या है और डेट, मतलब कि कब ट्रैवल किया, कौन सी डेट को, कौन से ईयर को आपने ट्रैवल किया है। किसी भी कंट्री में रिफ्यूज़ल रही है अगर आपकी, उस कंट्री का नाम बताना है, कौन सी डेट है वो बताना है, टूरिस्ट है या स्टडी वीज़ा है, किसी भी तरह का जो रिफ्यूज़ल है वो आपने मेंशन करना है। लास्ट, कि अगर किसी स्टूडेंट की एज 18 से कम है तो उस केस में उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जो भी उसके कस्टोडियनशिप है, मतलब जो भी जिनके पास उसकी कस्टडी है उसका मतलब फॉर्म लगेगा। एजेंट के साथ साथ स्टूडेंट को भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फिर भी अगर कुछ मिस हो जाता है, वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी ही शीट ये तैयार करके रखी हुई थी, बट फिर भी अगर कोई मिस होता है डॉक्यूमेंट्स, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर चेक करें। सो ये वीडियो आज के लिए थी, आई होप ये आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इससे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और या फिर मेरी मेल आईडी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ, आप उस पर मेल करो, मैं आपको रिवर्ट करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वंस अगेन।